नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष, पंकज चौधरी को चुना गया निर्विरोध। 7 बार रह चुके हैं महाराजगंज से सांसद। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का करारा पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस करती है वोट जिहाद का समर्थन। कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम भगदड़ मामले में राज्यपाल का बयान, कहा इस घटना ने किया फुटबॉल प्रेमियों को बेहद शर्मिंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया घटना पर दुख। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज, राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करता है आज का ये दिन। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज धर्मशाला में। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें, बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी निर्विरोध उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। वे महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान समय में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होते वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को कमल का झंडा सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए और ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दिए। पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंकज चौधरी अनुभवी कार्यकर्ता और नेता हैं और उन्हें कमान मिलने से कार्यकर्ता दोगुने जोश से काम करेंगे। और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर भाजपा ने करारा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वोट जिहाद का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने हताशा में प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र कमेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अराजकता का प्रतीक बन गई है। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि केरल में नगर निगम चुनावों के नतीजों में वोट चोरी किसने की है। उन्होंने पूछा कि जहां कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी से हारी या कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी, वहां वोट चोरी किसने की। कि जब कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार यानी एलडीएफ सत्ता में थी और कांग्रेस दोबारा चुनाव हार गई, यूडीएफ फिर चुनाव हार गई और सत्ता में नहीं आ पाई, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा वोट किसने चोरी किया? कम्युनिस्टों ने। भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे है नहीं। और नगर निगम के चुनावों में
जहां जहां कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों से हारी है केरल में, और जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी है, किसने किसका वोट चोरी किया है? कांग्रेस पार्टी आज भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप के समान होती चली जा रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी है उस पर पार्टी ने रैली की है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रही है। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट के दौरान हंगामा हुआ था और इस इवेंट में ऑर्गेनाइजरों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। राज्यपाल ने इस इवेंट को सिस्टम की नाकामी करार दिया। मेसी के शो के बाद हुए बवाल की जांच जारी है। मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी स्टेडियम पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। इस टीम के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस असीम रॉय हैं। टीम के बाकी सदस्य भी मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। फुटबॉलर मेसी के इवेंट के बाद गुस्साई भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी थी। इस मामले में इवेंट के ऑर्गेनाइजरों पर आरोप लगाए गए हैं। सीवी आनंद बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में जांच कर रही गठित समिति से मुलाकात की है। इस घटना ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों और कोलकाता के लोगों को बेहद शर्मिंदा किया है। भविष्य में इस तरह के आयोजनों के प्रबंधन के लिए एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए। The systemic failure, his visit has been messed up beyond description. The reasons behind this, how this could happen, what is the role and responsibility of the organizers, what is the role and responsibility of the government, particularly the police. I could also meet the committee which has been set up for this purpose, headed by a retired judge of the High Court, the Chief Secretary, Home Secretary and others in the picture. This incident, this single incident has brought untold shame to the football lovers everywhere, particularly those in Kolkata. A judicial inquiry into the matter. This I had pointed out immediately after the incident took place. Arrest of the organizers, not the organizers. Refund the ticket money paid by the public. कहा कि सॉल्ट लेक स्टेडियम का इवेंट फुटबॉल फैंस के लिए ना होकर टीएमसी के नेताओं के लिए था। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में हर तस्वीर में मेसी के इर्द गिर्द सिर्फ टीएमसी के नेताओं का ही जमावड़ा था। पुलिस को भ्रष्टाचार में और पार्टी का सेवा में यूज करके पुलिस का जो अपने गरिमा है, ये गरिमा यह सरकार खत्म कर दिया पहले। और जिस तरीके से यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फायर मिनिस्टर, ये सब लोग ममता बनर्जी का रिश्तेदार को लेकर सेल्फी उठाने के लिए जो मेसी जी को देखने के लिए आया था, बहुत कीमत चुका के आया था, 10,000 15,000 का टिकट परचेज करके आया था, उनको मौका नहीं मिला, मौका नहीं दिया गया। आज भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। ये ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करने, ऊर्जा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति को उजागर करने का अवसर है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए।
इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलोड किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई है। और आइए देखते हैं भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा संरक्षण एक जन आंदोलन बन गया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा की बर्बादी को कम करना, लागत घटाना और एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना है। उजाला योजना ऐसी ही सबसे सफल पहलों में से एक है। देश भर में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे हर साल 47 बिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा की बचत हुई है और लगभग 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है। इसके साथ ही घरों को बिजली बिल में हजारों रुपए की बचत हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट योजना ने ऊर्जा गहन क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया है। ये बाजार आधारित तंत्र उद्योगों को ऊर्जा खपत कम करने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद कर रहा है। उदय योजना जैसी सुधारात्मक पहलों के तहत बिजली क्षेत्र की दक्षता में भी सुधार हुआ है। कई राज्यों में तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी आई है, जिससे वितरण कंपनियों पर वित्तीय बोझ घटा है और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल से मजबूती मिली है। भारत ने 180 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हुई है और दीर्घकालिक ऊर्जा लागत में कटौती हुई है। इन सभी पहलों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अहम भूमिका है, जो ऊर्जा दक्ष उपकरणों, स्टार लेबलिंग और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर भारत की प्रगति एक स्पष्ट संदेश देती है कि ऊर्जा दक्षता, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एआई प्रतिस्पर्धा की वैश्विक रैंकिंग में 30 देशों की लिस्ट में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो देश की तकनीकी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विशाल टैलेंट पूल, तेजी से बढ़ता डेवलपर इकोसिस्टम और एआई पर नीतिगत स्तर पर बढ़ती सक्रियता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार लगातार तेज हो रहे हैं। रैंकिंग में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है, लेकिन भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 3 में जगह बनाई है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि भारत न सिर्फ एआई को अपना रहा है, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आकलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल पर आधारित है, जिसमें रिसर्च, निवेश, टैलेंट, नीतियों और सार्वजनिक भागीदारी से जुड़े 42 संकेतों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक तकनीकी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जिससे भारत डिजिटल युग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 3 देशों की जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। 16 से 17 दिसंबर तक पीएम मोदी इथोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान जाएंगे। जॉर्डन और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। इन्हीं सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों पर पेश है डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। हमारे बॉलीवुड और योग से लेकर जॉर्डन की पेट्रा और वादी रम तक ये साझा विरासत भारत और जॉर्डन के संबंधों की अनूठी मिसाल की एक शानदार वानगी पेश करती है। दोनों देशों के संबंध कूटनीति से बहुत आगे, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पर आधारित है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ जॉर्डन में सक्रिय भारतीय समुदाय इस स्थायी रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति ही उसे एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है और भारत के लिए कई नए अवसर खोलती है। पश्चिम एशिया के चौराहे पर स्थित जॉर्डन भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और अकावा के रेड सी तक पहुंच के साथ दोनों देशों के संबंध और ज्यादा गहरे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देश नए आर्थिक संबंधों की नई गाथा लिखेंगे। 15 से 18 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। उद्देश्य होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत के महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से खास मुलाकात करेंगे। भारत और जॉर्डन के 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर दोनों देश चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद जरूरी है। लॉजिस्टिक, ऊर्जा और उद्योग में उभरते निवेश दोनों देशों के लिए आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भविष्य की जरूरतों और दीर्घकालिक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। सदियों पुराने इस सभ्यतागत संबंध में भारतीय कला की लोकप्रियता, योग और आयुर्वेद का आकर्षण, भारतीय त्योहारों का उत्सव शामिल है। वहीं जॉर्डन की समृद्ध विरासत, शैक्षणिक और छात्रों के बीच आदान प्रदान दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का दोनों देशों को न केवल राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के साथ साथ भविष्य में राजनीतिक स्थिरता के नए आयाम इसमें जुड़ने जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
युवाओं में अचानक होने वाली मौतों पर एम्स नई दिल्ली और आईसीएमआर की ओर से किए गए एक स्टडी में पाया गया कि कोविड टीकाकरण और अचानक मौतों के बीच संबंध का कोई प्रमाण नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि अचानक मौतों के प्रमुख कारण हृदय रोग और जीवन शैली से जुड़े जोखिम कारक हैं। स्टडी में युवाओं में हार्ट अटैक से होने वाली मौत से बचाव के लिए समय पर जांच, शीघ्र निदान और स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। एम्स नई दिल्ली के पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर अरावा ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चाओं को गलत जानकारी नहीं, बल्कि विश्वसनीय शोध और वैज्ञानिक प्रमाण के जरिए ही कहा जाना चाहिए। जो सडन डेथ जो डेफिनेशन बोलते हैं WHO ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ वही केसेस को इंक्लूड किया था। एक साल में हमें 100 केसेस, हमने लगभग 100 केसेस का पूरा डिटेल एग्जामिनेशन किया। ये करने के बाद हमें ये पता चला कि जो रिजल्ट्स जो मिला है ये कोविड वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से नहीं है। अगर आप परसेंटेज हम जो पब्लिक अवेयरनेस जो है, सारे केसेस जो हो रहा है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हो रहा है, मतलब हमारे रिजल्ट्स में ओनली 1%, दैट मीन्स एक्चुअली इट इज़ नेग्लिजिबल। जो इन्फ्लेमेशन, हार्ट में इन्फ्लेमेशन जो मिला है, और जो भी हमने स्टडी प्रॉपर हिस्ट्री लिया था सारे पेशेंट्स में, सबको ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कोविड वैक्सीन ले चुके हैं। तो इसकी वजह से ये पता चल जाता है कि ये डेथ हो रहा है, इट इज़ कोविड वैक्सीन रिलेटेड डेथ नहीं है। एंड एक और अलार्मिंग चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा जो हमें मिला है, यंग डेथ्स में जो हार्ट अटैक जो लेमन टर्मिनोलॉजीज में हम बोलते हैं, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन और MI जो बोलते हैं, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जो बोलते हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए मेंटल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स, स्पेशली स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जिसमें हमें मोर देन 50% यंग एडल्ट्स में जो मिला है, ये रिस्क हो सकता है। ये रिस्क को पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन इन दिनों रंगारंग परंपराओं और स्वाद से सराबोर है। यहाँ 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जो राजधानी वासियों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत से रूबरू करा रहा है। मध्य प्रदेश उत्सव में कदम रखते ही आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की झलक देखने को मिलती है। ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों तक राज्य की विविधता को आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये आयोजन मध्य प्रदेश को दिल से जानने और महसूस करने का एक अनोखा अवसर है। हमें यहाँ के आज ऐसा लग रहा है कि हम पूरी मध्य प्रदेश की यात्रा पे ही पहुँच गए हैं। एक कम समय में हमने सब कुछ घूम लिया, भोपाल से लेके जबलपुर, मांडू से लेके सागर तक, तो आई एम सो हैप्पी। यहाँ चंदेरी और महेश्वरी वस्त्रों की खूबसूरत बनावट, बांस और धातु शिल्प की बारीक कारीगरी, मिट्टी की कलाकृतियाँ और गौंड व भील कला के अद्भुत नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। ये सभी कलाकृतियाँ राज्य के कारीगरों के हुनर और रचनात्मकता की जीवंत मिसाल है। बहुत सारे एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, एक्जोटिक फ्रूट्स हैं, जिसकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। छोटा वाला चेरी टमाटर है, ये शिवपुरी में हो रहा है। ये लाल मूली छोटी सी, जो लोगों को यहाँ बहुत पसंद आ रही है। हमें भी ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर जितने लोग यहाँ भ्रमण करने आ रहे हैं, सबको ये नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कम पैसे में ठीक ठाक बहुत अच्छा सामान, और गवर्नमेंट का सामान है, तो निश्चित तौर पर उसमें कोई मतलब किसी और तरह का कुछ नहीं है। बच्चों के लिए भी इस महोत्सव में खास इंतजाम किए गए हैं। नृत्य, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बच्चे पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जिससे पूरे परिसर में खुशी और उमंग का माहौल है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइंग करते हुए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने दिया बनाया। मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। स्वाद और स्वास्थ्य का संगम भी इस मेले में देखने को मिल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के उत्तम गुणवत्ता वाले मिलेट्स यानी श्री अन्न उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं। साथ ही दाल बाटी चूरमा, पोहा, जलेबी और भुट्टे का कीस जैसे पारंपरिक व्यंजन लोगों को मध्य प्रदेश के स्वाद से जोड़ रहे हैं। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। सबसे अच्छा आपको यहाँ पर क्या लगा महोत्सव पे? खाना
खाना। तो देखिए बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे आपने देखा कितने खुश हैं, यहाँ आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ महोत्सव में आते हैं तो मध्य प्रदेश का पर्यटन, मध्य प्रदेश का स्वाद और मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कलाएं, इन तीनों के अनूठे संगम से आप मिल पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। और जब खुले में खटिया पर बैठे होते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मध्य प्रदेश के स्वाद को चख रहे होते हैं, तो यकीनन आप दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश घूम आते हैं, मध्य प्रदेश की आत्मा को छू लेते हैं। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में तीसरे मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर बढ़त लेने की रहेगी। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। धर्मशाला में बढ़त लेने की जंग, क्या टीम इंडिया करेगी दक्षिण अफ्रीका को दंग? ये सवाल अब बड़ा हो चला है, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पलटवार कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, उसके बाद तो मैन इन ब्लू को बेहतर माइंडसेट के साथ अब सामने आना होगा। लेकिन ये दिक्कत तभी दूर होगी जब भारतीय टीम की सोच में बदलाव आए, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजा गया, उससे एक बात तो तय है कि इस नंबर को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। यही नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का ना चलना भी एक बड़ी दिक्कत है। शुभमन गिल पहले मैच में सिर्फ 4 रन तो दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी लंबे समय से खामोश है। उन्होंने T20 की पिछली 25 पारियों में अब तक सिर्फ 2 अर्धशतक ही लगाए हैं। गेंदबाजी में जिस तरह से अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में लाइन और लेंथ से भटकते रहे, उसे भी इन दोनों को दुरुस्त करना होगा। बात दक्षिण अफ्रीका की करें तो टीम मानसिक रूप से बेहद मजबूत दिख रही है। खासकर क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में मार्को जेंसन और ओटनिल बाटमैन का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, वो इस टीम का मनोबल बढ़ाने वाला है। मैच धर्मशाला में है तो एक बार फिर ओस बड़ा किरदार निभाएगी। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय टीम इस बार किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका कैंप से लोहा लेकर बाजी मारने में कामयाब होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और भारत आज स्क्वैश विश्व कप के फाइनल में हांगकांग से भिड़ेगा। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में भारत टीम ने गत चैंपियन मिस्र को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने में सफलता हासिल की थी। भारतीय टीम से जोशना चिन्नप्पा, अनहत सिंह, अभय सिंह और वेलावान सेंथिल कुमार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। अब भारत की नजर फाइनल में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाने पर होगी। ये मैच शाम 5 बजे से ही शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।